अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कहने पर कौमी असम्बली तोड़ दी गई है। समरी पर सदर के दस्तखत करते ही असम्बली तहलील और वफाकी काबीना भी खत्म हो चुकी। अलबत्ता शहबाज शरीफ निगरान वज़ीर आज़म की तयनाती तक वज़ीर आज़म ही रहेंगे। इत्तेहादी हुकूमत 16 माह 28 रोज़ कायम रही। मुद्दत मुकम्मल होने से 3 रोज़ कबल असम्बली तहलील की गई है। आइन के मुताबिक अगर असम्बली मुद्दत पूरी होने से पहले तोड़ दी जाए तो आम इंतखाबात 90 रोज़ में कराना होंगे। 13 अगस्त 2018 को शुरू होने वाली पाकिस्तान की 15वीं कौमी असम्बली ने 1 सदर, 2 वज़ीर आज़म, 2 स्पीकर्स और 2 डिप्टी स्पीकर्स मुंतखब किए। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बेहतर ताल्लुकात न होने की वजह से मौजूदा कौमी असम्बली के पहले पौने 4 साल ज्यादा कानून साजी नहीं हुई, लेकिन शहबाज शरीफ हुकूमत के दौरान कौमी असम्बली ने कानून साजी के रिकॉर्ड्स भी कायम किए हैं। यह असम्बली पार्लिमानी तारीख की पहली असम्बली थी जिसमें वक्त के वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब रही। 9 अप्रैल 2022 को तहरीक अदम एतमाद के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को विफाक से बेदखल करने वाले 13 जमाती इत्तेहादी हुकूमत ने 11 अप्रैल को शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब करके असम्बली की बाकी मुद्दत मुकम्मल की। मखलूत हुकूमत के करीबन 16 माह के दौर में महंगाई ने नए रिकॉर्ड्स बनाए। पेट्रोल 149 रुपए से बढ़कर 283 तक पहुंचा, जो इस वक्त 273 पर है। IMF की शराइत पूरी करने के लिए बिजली गैस की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, जबकि रुपए की तारीखी बेकदरी ने डॉलर समेत तमाम गैर मुल्की करेंसीज के रेट आसमान तक पहुंचा दिए। मुल्क से बड़े पैमाने पर ब्रेन ड्रेन हुआ, जबकि इस दौरे हुकूमत में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने में भी कामयाब रहा। मुसलसल कोशिशों और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुदाखलत के बाद IMF से स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा हुआ। दोस्त ममालिक के ताउन से ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े, जिससे डिफॉल्ट का खतरा टल गया। माशी तौर पर ये 16 माह हुकूमत के लिए चैलेंजिंग ही रहे हैं। मुश्किल फैसलों के बायस नून लीग के वोट बैंक को नुकसान हुआ, जबकि चेयरमैन PTI की मकबूलियत में इजाफा देखने में आया। इसी पर गुफ्तगू करेंगे क्योंकि आगे होना है इंतखाब। ये कारकर्दगी कैसी रही और क्या देगी। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, जैगम खान, इफ्तिखार अहमद और मुनीफ फारूक। आप चारों का बहुत शुक्रिया। सवाल इस तरह से, पाकिस्तान को बागो बहार बनाएंगे, अपने पांव पर खड़ा करेंगे, कर्ज से निजात दिलाएंगे। शहबाज शरीफ हुकूमत में वापस आने के लिए फिर पुरुमीद। विफाक में कभी कोई हुकूमत दोबारा वापस नहीं आ पाई, क्या नई तारीख रकम हो सकती है? अबसार साहब, इतना साजगार माहौल हो जाएगा इतने मुश्किल माशी फैसलों के बाद, जिस तरह पुरुमीद हैं शहबाज साहब? होगा वही जो पिया मन भाए। और ये मुझसे मत पूछिएगा पिया कौन है। अवाम। पिया बहुत ढाढ़ा है। तो चलें, आप अवाम को पिया समझती हैं तो मैं आपकी सादगी को दाद देता हूँ और आपके इल्म को भी दाद देता हूँ। लेकिन बहरहाल उम्मीद रखना किसी भी सियासी जमात का कि वो दोबारा आएंगे, ये उनका सियासी हक है। और वैसे माजी में एक दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वापस आए थे 1977 में, इसलिए ये हम नहीं कह सकते कि कभी कोई हुकूमत दोबारा हुकूमत में नहीं आई। सूबाई KP में भी PTI 2 दफ़ा हुकूमत में आई। सिंध में पीपल्स पार्टी 3 दफ़ा मुसलसल अब वो इक़्तिदार में रह चुकी है, पहले भी रह चुकी है, वन आफ्टर द अदर। तो ऐसी मिसालें हैं तो ज़रूर, इसलिए कोई तारीख़ी काम नहीं होगा। बहरहाल जो बात है बागो बहार करने की और इस मुल्क को बेहतर बनाने की, वो तो सबकी ख्वाहिश है, लेकिन करता कोई नहीं है। और क्यों नहीं करता ये मैं अगली पार्लियामेंट से ये पूछना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले ये ख्वाहिश और इसका इजहार हमें बार बार करना चाहिए, ऑन एयर करना चाहिए कि अगली पार्लियामेंट में वो लोग आएँ जो इस मुल्क को बागो बहार बनाना चाहते हों, जो इस मुल्क की मईशत को बेहतर बनाना चाहते हो और कर सकते हो। ये नहीं है कि ख़ुद काम करने का दिल नहीं है और दूसरों पे डालते रहें और अपनी ज़िम्मेदारी न लें और फिर 5 साल बाद कहें कि हमारी फ़लाँ ने टांग खींची, फ़लाँ ने टांग खींची। पहले दिन से डिसाइड करें और वो डिसीजन इलेक्शन से पहले होगा। जिस भी सियासी जमात ने आना है या कोalition ने आना है, जो भी है, जिसने भी आना है, वो आके इंतकाम की सियासत से, बदले की सियासत से और एक लड़ने झगड़ने की सियासत से इस मुल्क को निजात दिलाएं और आवाम की मईशत को बेहतर करने की कोशिश करें। फिर देखेंगे पिया कौन है। जैगम साहब, विफाक में क्या दोबारा वापसी हो सकती है? जितनी उम्मीद है, क्योंकि ये दावा कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के नवाज शरीफ ही इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। 2018 का इंतखाब हुआ था तो नवाज शरीफ साहब जेल में थे, अब नवाज शरीफ साहब के सबसे बड़े सियासी हरीफ जेल में हैं। क्या उनकी जो इंतखाबी मुहिम को लेकर लेवल प्लेइंग फील्ड थी, उसके तस्वुर के मुताबिक सब कुछ है या उसके मुनाफी है?
पहले तो बागो बहार की बात क्यों ना कर लें। जरूर। देखिए, अगर भाई, भतीजे, भतीजियाँ, दामाद और समधी, रिश्तेदार, बिरादरी, ये सब अगर कुदाले उठा लेंगे, सब खुरपे संभाल लेंगे, तो मुल्क बागो बहार कैसे नहीं बनेगा। आप देखिए, ममलकत सऊदिया अल अरबिया ने कितनी तरक्की की है, तो अगर उसके मुकाबले में ममलकत शरीफियत अल अजमिया बन जाएगी तो क्या पता यहाँ भी तेल निकल आए। मैं सैकड़ों नौजवानों से गुफ्तगू करने के बाद, दर्जनों रिसर्च पेपर्स और सर्वेस देखने के बाद ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि नई नस्ल ये नॉनसेंस लेने को तैयार नहीं है। PMLN पीपल्स पार्टी के साथ 20वीं सदी की जमात बन चुकी है कि नौजवानों के माइंड समझने के ही काबिल नहीं है, और ये खाली कप पे ब्रांडिंग करके 21वीं सदी में नहीं आ सकते। अगर इन्होंने आगे जाना, इस तरह के ख्वाब हैं इनके, तो इन्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा, रीबर्थ देनी पड़ेगी पार्टी को जमहूरी बनाना पड़ेगा। वो इकबाल ने कहा था कि ये घड़ी महशर की है, तू अरसाए महशर में है, पेश कर गाफिल अगर कोई अमल दफ्तर में है। दफ्तर में कोई अमल नहीं है, सिर्फ आड़ियाँ जाड़ियाँ हैं, सिर्फ मॉन्यूमेंट्स हैं। पाकिस्तान आज जिस हालत में पहुंचा है उसमें मुस्लिम लीग नवाज और उसके मालिक ख़ानदान का भी उतना ही ज़िम्मा है जितना कि किसी और किसी बड़े ग्रुप का या किसी पार्टी या गिरोह का या इदारे का है। 2018 की बात कर लीजिए, ज़्यादा दूर नहीं जाते, आखिरी साल मुस्लिम लीग नवाज का इतनी बड़ी तबाही फेर कर गए कि आज तक पाकिस्तान उससे अभी नहीं निकला, उसी को भुगत रहा है। $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट। तसव्वुर कीजिए, $20 बिलियन किधर से लाएंगे। एक साल में $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट हो गए, और वो भी सीपेक के बाद, क्योंकि सीपेक के सारे डॉलर जो हैं वो रुपए को डिफेंड करते करते उसकी नज़र हो गए। और 26 खरब का बजट खसारा ये पिछली बार छोड़कर गए थे, वो तबाही जो लास्ट टाइम छोड़कर गए थे, जब ये कहते हैं ग्लोरियस पीरियड था, हमने कमाल कर दिया था, उस दौर में वापस लेकर जाएंगे माज़अल्लाह। और अभी जो इस साल में 1.5 साल में करके जा रहे हैं, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कौन सा इशारिया है जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड कायम नहीं करता। गुर्बत का, बेरोज़गारी का, महंगाई का, क्रेडिट रेटिंग का, रुपए की डेप्रिसिएशन का, इतनी बड़ी तबाही। और फिर जमहूरियत जिसके ये चैंपियन थे, वो पिछला हाइब्रिड सिस्टम बनाकर गया, ये हाइब्रिड सिस्टम को मुस्तकिल करके जा रहे हैं हमेशा के लिए। एक नस्ल अब चलेगी, एक नस्ल से पहले जमहूरियत नहीं मिलने वाली पाकिस्तान को। हमारी नस्ल गई, अब अगली नस्ल को खुद स्ट्रगल करनी होगी। रबड़ स्टैंप बनाकर जा रहे हैं असेंबली को, दर्जनों कानून ऐसे छाप कर जा रहे हैं जो इन्होंने पढ़े तक नहीं थे। और फिर ऐसा एतमाद है, हजूर ऐसा एतमाद है तो इलेक्शन से भाग क्यों रहे हैं, आईनी जिम्मेदारियों से फरार क्यों हो रहे हैं। वो कबीर ने कहा था, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली में आओ। भाई आ जाओ ना मैदान में। फिर ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माजरत, ये जो आपने इतने आशारिये गिनवाए, किस आशारिये की बुनियाद पर एतमाद है कि वो आशारिया सब कुछ महफूज कर देगा, या मुखालिफ के वोट का डर है कि वो अभी भी मैदान में मौजूद है? एक ही इशारिया है जिस पर एतमाद है, वो इशारिया है कि मुखालिफ का रगड़ा लग रहा है, और उस अहमक ने जो अपने साथ कर दिया है सिर्फ उसका फ़ायदा है, लेकिन उसका फ़ायदा ज़्यादा देर नहीं चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक इलेक्शन में चलेगा। ये पार्टियां खुद जिस टूट फूट का शिकार हैं, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये 20वीं सदी में फंसी हुई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक इलेक्शन में फ़ायदा उठा सकती हैं। दे आर हिस्ट्री, दे आर गॉन। अब नौजवान कोई और प्लेटफॉर्म बनाएंगे, अब ये जिद्दोजहद किसी और तरीके से होगी। ठीक है, 20वीं सदी में छोटी सी बात करना चाहता हूँ, वो रेलेवेंट बहुत है, इसलिए मैं सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। बात ये कि बिल्कुल ठीक है कि 2018 में करंट अकाउंट डेफिसिट $20 बिलियन था, 2017 में करंट अकाउंट डेफिसिट $12 बिलियन था। ये एक साल में $8 बिलियन क्यों बढ़ा?
उस एक साल में कौन सा तजर्बा इस लेबॉर्ट्री में किया जा रहा था, इस पे सोचिएगा। जी बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। मुनीब साहब आपकी तरफ आऊंगी। नई नस्ल की बात की है यहाँ पर, और वो ये नॉनसेंस लेने को तैयार नहीं है क्योंकि दफ्तर में कोई अमल नहीं है, आनियाँ जानियाँ हैं। किस बात का जोम है, या इतनी पूरे इत्मीदी है, या अवाम से इतने ज़्यादा कनेक्ट हैं कि अगली बार भी हम हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अवाम तो एसेंशली मुझे इर्रेलेवेंट इसलिए नज़र आते हैं, ये बात बड़ी तकलीफ़देह है। वो इसलिए इर्रेलेवेंट नज़र आते हैं कि अगर आप बिल्कुल अवाम की सोच को सामने रखेंगे और सिर्फ अवाम ही किसी को सेलेक्ट करेंगे या इलेक्ट करेंगे फॉर दैट मैटर, या इक़्तिदार के अंदर लेकर आएंगे, तो फिर तो मसला शायद हमारा फ्रॉम द डे वन इंसेप्शन के बाद से ही बड़ा आसान हो जाता। मसला ये है कि हमारा हर एक के देखने का अपना नज़रिया है। मुझे पहले जब पढ़ते थे तो शायद थोड़ा इस बात पे ये लगता था कि शायद ये बात जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो शायद मुख्तलिफ होगी, लेकिन फिर जब प्रैक्टिकल लाइफ में भी आके देख लिया और कुछ मामलात को बड़े करीब से देखने का मौका मिला तो इस बात का अंदाज़ा हो गया, बल्कि वो बात सेटल हो गई कि हम एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट हैं फ्रॉम द डे वन, और हम आखिर तक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट ही रहेंगे। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट डोमिनेट करती रही, कर रही है और करती रहेगी। तो पहले तो हमारा कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ बैसियत एक पाकिस्तानी मुझे अपना दुरुस्त करने की ज़रूरत है। दूसरी बात रह गई कि हमारे मुल्क के अंदर अभी जिस तरह जैगम साहब फरमा रहे थे कि जो आज की नौजवान नस्ल है वो इट्स डन विद एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग अराउंड, मतलब PMLN से या पीपल्स पार्टी से विद दैट मैटर, वो बिल्कुल अब आवाज़ार आ चुके हैं और इस तरह की सियासत से भी। देखिए, हमारे मुल्क में जो जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन है, या जिसे कहते हैं, पहली दफ़ा हमने देखा कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड स्वेल हुआ इमरान खान के हक़ में, और उसमें किस हद तक आर्टिफिशली हवा भरी गई, किस हद तक जेन्युइन वो एक आउटपोर था इमरान खान के लिए, कतई नज़र इस बात के। लेकिन जो किसी को मौका मिला सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में यूथ को कमांड करने का और उनको एक सही रास्ता दिखाने का या उनके लिए मशले राह भरने का, तो वो इमरान खान को मिला। और इमरान खान ने भी वही कुछ किया जो कि पावर पॉलिटिक्स के अंदर बाकी करते रहे, लेकिन इमरान खान ने एक नॉच ऊपर चले गए, बल्कि मैं समझता हूँ वो एक नॉच नहीं, बहुत नॉचेस ऊपर चले गए। और उसका रिज़ल्ट क्या निकला? इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम में, पाकिस्तान के यूथ में, उस बच्चे में जो 2000 के बाद का 2000 में पैदा हुआ और उसने ग्रो किया पिछले 15, 18, 20 सालों के अंदर, उसको ये बात बावर करवा दी कि भाई इमरान खान इज़ इक्वल टू पाकिस्तान। ये वो बदकिस्मत सोच है जिसने पाकिस्तान में ना सिर्फ सियासत का बेड़ा गर्क किया, हमारे पूरे नेशनल पैराडाइम का बेड़ा गर्क किया। और आज फिर हमें बदकिस्मती से जब हम बच्चों से आर्ग्यूमेंट करते हैं जो इस बात से बिल्कुल फारिग हैं, उनको नहीं पता पाकिस्तान की तारीख क्या है और हमने किस तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ग्रो किया है, वो इस बात पर आज भी ख़ुद को बेस बनाए हुए हैं कि हम इमरान खान अगर है तो पाकिस्तान है, अगर इमरान खान नहीं तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान नहीं। ये सोच इतनी ज़्यादा ड्रास्टिक है और इतनी ज़्यादा ये हार्मफुल है पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के लिए कि कोई भी सियासतदान, कोई भी पार्टी रहनुमा, कोई भी जमात पाकिस्तान के लिए रेड लाइन नहीं है। पाकिस्तान के लिए रेड लाइन पाकिस्तान के चले अवाम हो सकते हैं, पाकिस्तान के रियासती इदारे हो सकते हैं, पाकिस्तान की साख हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई फ़र्द वाहिद रेड लाइन नहीं है। हमने इसको देखा पिछले कुछ अरसे के अंदर कि ये हुआ और फिर उसकी मैनिफेस्टेशन हमें मुख्तलिफ तरीके से नजर आई। यानी कि जो पहले करते रहे, पहले भी हमारे मुल्क के अंदर पावर पॉलिटिक्स हुई है, एस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा है और मैं दोबारा कहूंगा रहेगा। ये हमें गलतफहमी अपनी दूर कर देनी चाहिए। ये एक साइड पर हो गया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो पूर्व एतमादी दिखा रहे हैं उसके पीछे क्या वजह समझ रहे हैं? इंतखाबात का इंतवा भी नजर आ रहा है, मुवाफिक निगरान सेटअप मौजूद है, सबसे बड़ा सियासी हरीफ बाहर है, नाहल है, मुख्तदरा की हिमायत है, या खुद फरेबी कहूँ इसको मैं? नहीं, खुद फरेबी नहीं है ये। मैं समझता हूँ कि वो जो पहला जुमला था ना अबसार आलम साहब का कि सुहागन वही जो पिया बन भाई, और जो हमारे मुल्क में पिया का किरदार है वो 1947 से लेकर अब तक सिर्फ एक ही जगह पर है। तो जारी बात है जब वहीं पर होगा और उसके ऊपर प्रोप्राइटरी राइट्स भी उन्हीं के होंगे और हर तरह से रहेगा तो फिर खुशनुदी भी उन्हीं की हासिल की जाती रहेगी। अगर पहला, ये जैगम साहब की बात दुरुस्त है, मैं इस हद तक बिल्कुल एग्री करता हूँ कि पहला हाइब्रिड मॉडल था तो ये भी वैसा ही है, कुछ तब्दीली नहीं है। वो तो कह रहे हैं मुस्तकिल करके जा रहे हैं। नहीं, वो देखिए आपका क्या ख्याल है, इमरान खान होते तो वो मुस्तकिल ना करके जाते? वो हर एक ने यही करना था। इमरान खान जब तक एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत करते रहे या कहते रहे कि ये एजेंसियों ने वो कर दिया, एक सीट पल्ले में नहीं आई। जब गोशा राहत मिला उन्हें
जनरल पाशा साहब की तरफ से, तो फिर उनकी जमात भी बढ़ गई, उसमें हवा भी भर दी गई, सब कुछ हो गया। इसी तरह से आप बाकियों का देख लीजिए, अगर आप बिल्कुल कहते हैं कि नहीं बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दें और एक्सट्रिकेट कर दें, अलहदा कर दें एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को पाकिस्तान की सियासत से, ठीक है, हमारे लिए, मेरे और आपके लिए ये एक बड़ा प्रोग्रेसिव पाकिस्तान हो सकता है और हम ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये होता हुआ नजर नहीं आता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इफ्तिखार साहब, जो कारकर्दगी रही गुज़िश्ता 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत की, बहुत मुश्किल फैसले, बहुत ज्यादा चैलेंजेस भी रहे, बहुत सी चीजों से खुश असलूबी से निकली भी है हुकूमत, अपना वक्त भी मुकम्मल किया। क्या इंतखाबात तक इतना साजगार माहौल हो जाएगा? क्योंकि ये कहते रहे कि हमने रियासत के लिए सियासत को दाव पे लगाया है, इस वक्त बड़ा जो सियासी हरीफ है वो भी ग्राउंड में नहीं है, ये फील गुड फैक्टर बन जाएगा इनके लिए इलेक्शन में? मुझे समझ नहीं आ रही कि हम क्या बात कर रहे हैं। हम इस फील गुड फैक्टर की बात कर रहे हैं, हम एक आदमी जिसको गिरफ्तार किया हुआ एक जुर्म में उसकी बात कर रहे हैं, उसको 3 दफ़ा रेफ़र कर रहे हैं, या हमारे दोस्तों ने कहा कि सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, वो बात कर रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है डिबेट है क्या। सवाल जो आपका था वो एक शख्स के एक बयान से मुतल्लिक था। उस शख्स का नाम है शहबाज शरीफ। उसने कोशिश की, उसने कहा कि अगर हम दोबारा आते हैं तो पाकिस्तान में बेहतरी लाएंगे, और ये उसका हक़ है। पाकिस्तान के हर पॉलिटिशियन का हक़ है कि वो ये दावा करे कि इक़्तिदार में दोबारा आएगा तो वो पाकिस्तान को बेहतर बनाएगा। हमने इस पर इतनी तनकीद कर दी है। एक हकीकत है जिसका इजहार मुनीब ने किया है कि एक यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट है, थी और रहेगी, और उस वक्त तक रहेगी जब तक पाकिस्तान की सियासी जमातें अपने आप को इस काबिल नहीं बना लेती, अपने आप को इस वक्त तक ताकतवर नहीं कर लेती कि वो उनका मुकाबला कर सकें नज़रियाती तौर पे। और उसके लिए उनको कम से कम 8-7 हज़ार जो यूनियन कौंसिल हैं पाकिस्तान की, 20 मरतबा समझाने की कोशिश की है कि जब तक आप वहाँ पे अपनी तंजीमी अमल को मुकम्मल नहीं करते ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, हम सब लोग जो बहुत तकरीरें करते हैं और तनकीदें करते हैं और तजवीज़ें पेश करते हैं और जजमेंट्स दे रहे हैं, हम खुद सियासी पार्टियों में शरीक होने को तैयार नहीं। हम किसी भी सियासी पार्टी के साथ अपना खड़े होकर उसका फार्म भरने को तैयार नहीं, उसके साथ खड़े होकर उसके पॉलिसी के साथ इत्तेफाक या इत्तेफाक ना करते हुए तब्दील नहीं करना चाहते। मुकाबला हम एस्टेब्लिशमेंट का करना चाहते हैं। ये एक अजीब कहानी है जो मैं बहुत अरसे से सुनता आ रहा हूँ, देखता रहा हूँ। जी, मैं आप कह रहे हैं हम तनकीद नहीं, सवाल करना नहीं, आप करें जी सवाल। सवाल कारकर्दगी पे कर रही हूँ, क्या कारकर्दगी ऐसी है ना, कारकर्दगी पे सवाल कर लिया ना, पूछ रही हूँ कि वो जो आप कह रहे हैं उनका हक है दावा करना, क्या आवाम खुश है? मैं बात कर रहा हूँ ना, आपने जो केस किसी का पुट करना कर दिया, अब मैं भी एक केस पुट कर रहा हूँ ना आपके सवाल के मुताबिक। ठीक है, एक आदमी है, वो एक आदमी है, वो समझता है वो परफॉर्म कर सकता है, तो आपको क्या एतराज है? आपने उसकी माजी के बारे में सारी बातें कह दी, मुमकिन है वो समझ गया हो। तो हम भी मैं तो और क्या कह रहा हूँ, आप मुझे बात, असल बात तो आप लोग करने नहीं देते एस्टेब्लिशमेंट के जो नुमाइंदगान हैं। बात यह है कि जब तक पाकिस्तान की सियासी जमातों को ताकतवर नहीं होने दिया जाएगा, उनको यूनियन काउंसिल की सतह पर ऑर्गेनाइज नहीं होने दिया जाएगा, उनके अंदर से नई क़यादत को जन्म नहीं लेने दिया जाएगा, ये ड्रामा चलता रहेगा। तो कौन रोक सकता है? मीडिया कैसे रोक सकता है? नई बहस शुरू कर दी है। जो ड्राइंग रूमों में बैठ के बात करते हैं, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन सूबाई हुकूमतों ने कराना है, किसी हुकूमत ने अपने बल पे नहीं कराया पिछले 15 साल में, जब तक अदालतें खींच खांच के न लाई। नहीं करने दिया ना एस्टेब्लिशमेंट ने, एक काम तो एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं करने दिया जिसमें आप लोग भी शामिल हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने सियासी जमातों को ताकतवर नहीं होने दिया, उन्होंने बनने नहीं दी, उन्होंने जन्म नहीं लेने दिया। नहीं तो आपको पसंद नहीं आई ना बात, क्योंकि इसमें मजा नहीं आया। मैं कह रही हूँ कि ये सूबाई हुकूमतों के पास इख्तियार है, आपका सवाल है लोकल गवर्नमेंट को इंस्टॉल करना है, बागो बहार बनाने का। आपने कहा ना, एक आदमी समझता है वो कर सकता है, और आपने जो पिछले 16 महीनों में बागो बहार हो गया ना सब कुछ। आपने जो कहना था कह दिया, दूसरे की भी तो सुन दो। तो सर मैं उसी परफॉर्मेंस, यही जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, हाँ वो एस्टेब्लिशमेंट उधर की हो या यहाँ की हो, रोल एस्टेब्लिशमेंट का ये है कि एस्टेब्लिशमेंट दूसरा मौक़िफ़ सुनने को तैयार ही नहीं है। दूसरा इफ्तिखार साहब, आपने एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे किसको कहा है यहाँ पे? अब देखें ना, ये सवाल ये क्लियर कर दे अब्तार साहब या मैं या ये हमारी होस्ट, मैं उन लोगों को एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा समझता हूँ जो जमीनी हकायक से दूर रह के बिल्कुल वो बातें करते हैं जो ड्राइंग रूमों में होती है।
पाकिस्तान में जब तक सियासी जमातों में आप लोग शामिल नहीं होंगे, पर्ची पर हम अपना काम छोड़े, हम सियासत शुरू कर दें। आपको कोई हक नहीं है वोट डालना है वो हम डालेंगे बिल्कुल। जिस किस्म की तनकीद आप करने के आदी हो गए। अब आइए इस खेल का हिस्सा बने, इस खेल का हिस्सा बने, सियासत को खेल मत बनाए जी। इस खेल का हिस्सा बने, अगर सियासत को खेल नहीं, चलो जी इस गेम का हिस्सा बने, इस जिद्दोजहद का हिस्सा बने, रिलैक्स करें, पानी पी लें थोड़ा सा। इस इलेक्शन का भी अता पता नहीं है। जी अफसार साहब प्लीज, जी अफसार साहब, जी अफसार साहब। जी जी जी, मैं ये जो बात मैंने कहा चले थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। जो आपने कहा ना होता हुआ नज़र नहीं आता और फील गुड फैक्टर कैसे आएगा, मैं इसका एक आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जी कहिए। एक चीज़ तय है कि पिछले 16 महीने से इस मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम चल रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। और अगले 4 या 5 महीनों में हल्का बंदियाँ होनी है नई मरदमशुमारी के तहत, क्योंकि CCI ने कह दिया है। उसके बाद 3 महीने इलेक्शन कैंपेन के लिए मिलने हैं, तो ये मिला के 2 साल तो ये बनते हैं। तो ये 2 साल वो समझें आप, 2 साल कैसे बनते हैं? हेलो 2 साल कैसे बनते हैं भाई? जी जी, एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे 2 साल कैसे 16 बनते हैं? महीने ये कौन से 16 महीने? 16 महीने ये वो तो गुजर गए। 16 महीने ये जो गुजर गए हैं। अच्छा, वो जो गुजर गए। 4 महीने अभी 4, ध्यान से सुने ना। अच्छा। आप देखें, एक तरीका ये भी होता है कि बंदा एस्टैब्लिशमेंट से मिलके आया हो ना, तो दूसरों को आके कहते कि आप एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, इससे भी बड़ी रेटिंग आती है। हमें ये ट्रिक्स आते हैं, हमें ये ट्रिक्स आते हैं। एस्टैब्लिशमेंट के 2 नुमाइंदे छोड़े इस बात को। अच्छा चले ठीक है ना। आप साहब मैं इफ्तिखार साहब की गाड़ी में ट्रैकर लगवा लेते हैं हम। ट्रैकर लगाते हैं। नहीं ट्रैकर लगाने की जरूरत नहीं है। ये इस्लामाबाद आते हैं, मुझे पता है ये कहाँ मीटिंग्स करते हैं। इस्लामाबाद तो कम ही आते हैं, ज्यादा तो इस्लामाबाद के करीब आते हैं, करीब। अच्छा खैर, ट्रैकर के बगैर ही पता चल जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आगे चल रहे हैं। मैं अगर एक फिल्म बनाऊं ना लाहौर आके किसी स्टूडियो में, तो मैं उस फिल्म का नाम रखूं ऑल द एस्टैब्लिशमेंट्स मैन। तो छोड़े इस बात को। वहां मैं ये बात कर रहा हूं कि ये जो 24 महीने बनते हैं ना, जो 2017 की बात, 2017 में जो हमारा खसारा था एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में, वो था $12 बिलियन। और उस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी दुनिया की 24वीं बड़ी इकोनॉमी थी। अब आज पाकिस्तान की इकोनॉमी दुनिया की 47वीं बड़ी इकोनॉमी है। देखें कितना हमने नुकसान किया। उस तजर्बे को जो कुछ लोग कर रहे थे और अभी तक उन लोगों पे कोई एक्शन नहीं हुआ जिन्होंने वो तजर्बा किया इस लेबोरेटरी में। अब ये नहीं सुन नहीं, मैं आपको बता 2 साल जो ये मैंने आपको बताया ना, इसमें उस तजर्बा से जो नुकसान हुए हैं उन नुकसानात को अनडू किया जाएगा। और इसमें ये हाइब्रिड चलना है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। एक्सेप्ट करें या ना करें हम, और ये जरूरी है। लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी कि अगले इंतखाबात के बाद इस मुल्क में बेहतरी आएगी, जमहूरियत मजबूत होगी और एस्टेब्लिशमेंट भी अपना रोल कम करेगी। दुनिया कायम है। बिल्कुल सही। एक ब्रेक की तरफ जाना है, उम्मीद रहनी भी चाहिए, लेकिन बात का सिलसिला रुकेगा। गौर तलब बात यह है, एक ब्रेक और ब्रेक के बाद एक और मौजू पर गुफ्तगू रहेगी। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। निगरान वजीर आजम को लेकर वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान होने वाली मुलाकात से कोई नतीजा नहीं निकला। पाकिस्तानी सियासत पर नजर रखने वाला कोई भी शख्स इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि निगरान वजीर आजम को लेकर हतमी फैसला ना शहबाज शरीफ ने करना है और ना ही राजा रियाज ने। इन दोनों का सियासी पसमंजर जानने वाले इस हकीकत को बखूबी समझते हैं। निगरान वजीर आजम की नामजदगी के लिए अभी आईनी मराहिल बाकी हैं। निगरान वजीर आजम पर इत्तेफाक न होने की सूरत में यह मामला 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी और फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। आज निगरान वजीर आजम की दौड़ में सादिक संजरानी का नाम भी सामने आ गया है। जानने वाले जानते हैं कि सादिक संजरानी का नाम कहां से आया होगा। यहाँ बुनियादी सवाल यही है कि जिन कुव्वतों ने निगरान वजीर आजम का फैसला करना है, उनकी जानिब से अब तक निगरान वजीर आजम की नामजदगी में ताखीर क्यों है। सवाल इस तरह से, शहबाज शरीफ और राजा रियाज निगरान वजीर आजम का तकर्रुर, क्या शहबाज शरीफ बड़े भाई और राजा रियाज कहीं और से वाज़े इशारे के मुंतज़िर। ज़ैगम खान साहब, ये जो वक्त लिया जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले खबर इस्लामाबाद से हमारे एक सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से भी दी गई, कुछ रिफ्ट पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी दरमियान है। कहाँ पर मामला अटका है या कहीं मामला तय है बट किसी और बात का इंतजार है? आयशा साहबा, मुझे इजाज़त दीजिए क्विकली मैं 2-3 लाइनें पिछली गुफ्तगू से ऐड कर लूँ। जी 2013 से 2018 तक मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 8% गिर गई।
1% का भी इजाफा नहीं हुआ, $1 की एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट्स नहीं हुई। जो पिछले दौर में हुई थी उसमें 8% 5 साल में गिरी। पाकिस्तान की इंपोर्ट्स 42% बढ़ गई, 42% जो है वो बढ़ गई। आप अंदाज़ा लगा लें ट्रेड डेफिसिट का क्या हुआ। वह चीज़ जिसने हमें बचाया और जो 25वीं करते रहते हैं वो चीन के डॉलर थे जिन्हें हमने मिसयूज़ करके खा लिया, उस डेफिसिट को कवर करने के लिए 4 साल। दूसरी बात, इफ्तिखार साहब ने मसले का हल भी बता दिया, मैं इत्तफाक करता हूँ। जो मसले के हल हैं उनमें बहुत बड़ा हल लोकल गवर्नमेंट है। किसने इनको लोकल गवर्नमेंट से रोका है? 2013 में मुस्लिम लीग नवाज़ ने आते ही पहला काम ये किया कि तमाम लोकल गवर्नमेंट्स को डिज़ाल्व कर दिया और साल हा साल दोबारा इलेक्शन नहीं कराए। इनकी कोई नीयत नहीं है अवाम को मुक़्तदर करने की, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने जो सिस्टम बनाया हुआ है उसको चैलेंज आएगा। इस्टेब्लिशमेंट के इल्ज़ाम, उनके गुनाह उनके खातों में डालें और इनके गुनाह इनके खातों में डालें। ये भी एलीट ग्रुप है। ट्रू। अब आते हैं एक मिनट मैं यही कहना चाह रहा मैं यही कहना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे इतना शोर मचाया गया मेरे इस मौक़िफ़ के बारे में कि आपने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को बड़ा क्लियरली बता दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। चलें जी ज़ैगम साहब प्लीज। आप हमारे उस्ताद हैं इफ्तिखार साहब, आप पुराने कहें, हम सब के उस्ताद हैं, बहुत शुक्रिया। देखिए जो मुस्लिम साउथ एशिया है, जो मुस्लिम साउथ एशिया है जिसका हम हिस्सा रहे हैं, हम अपने आबाओ अजदाद की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका 1000 साल था, उसको कहते हैं ऐद फ़ारसी। एक बहुत मशहूर तारीखदान है, साउथ एशिया पे एक्सपर्टीज़ है, रिचर्ड ईटन, उसने ये नाम दिया पर्शियनेट एज, जिसमें जो मुस्लिम्स थे इस दौर के वो फ़ारसी उनका ओढ़ा बिछोना थी। उस वक्त जब उनको कुछ इस तरह की हमारे बुज़ुर्गों को मुश्किल दरपेश आती थी तो वो एक किताब का सहारा लेते थे, उस किताब से फ़ाल निकालते थे, और वो किताब थी दीवान हाफिज़। मैं हाफिज़ शिराज़ी की बात कर रहा हूँ, कोई गलत फहमी ना हो जाए। तो वो दीवान हाफिज़ से फ़ाल निकाल कर जो फ़ाल निकलती थी उसके मुताबिक वो फ़ैसला कर लिया करते थे। ठीक। तो तोता फ़ाल तो पाकिस्तान में 70 साल से चल रही है। मुझे यकीन है कि इस दफ़ा दीवान हाफिज़ की जो फ़ाल है वो चलेगी। सिर्फ एक ख़बर अलबत्ता ज़रूर है जो पढ़ रहे हैं हम बार बार, कि बड़े मियाँ साहब ये फरमा रहे हैं कि हमारे घर में सब अल्लाह ने ओहदे दिए, एक निगरान वज़ीर आज़म का ओहदा नहीं दिया। ओहो। ये भी अगर हमारे घर में आ जाए तो कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा नेक शगुन है। पहलवान तो हम पैदा करते ही हैं, अब रेफरी भी अगर हम खुद बन जाएं तो कितनी ज़बरदस्त बात है। और बड़ा उस पर इसरार है उनका। बड़े बड़े तज्जिया निगार ये कह रहे हैं कि शायद जो वो कह रहे हैं अभी भी वही कुछ हो जाए, अभी भी हो जाए, उन्हीं के ख़ानदान में से ही कोई निगरान वज़ीर आज़म भी आ जाए। सही। तो मुझे नहीं लगता कि खाकी लिफाफे में वो नाम आएगा जो शायद उनके दिल में है। शायद कोई टेक्नोक्रेट ही आएगा, शायद कोई टेक्नोक्रेट ही आएगा। लेकिन मुनीब साहब, जब आर्मी चीफ की तैनाती हुई तो फैसला कहां से हुआ था हर कोई जानता है, और अगर ऐसा था तो क्या अब की बार बात सुनी नहीं जा रही, क्योंकि इसरार तो वही है। देखिए वो जो उस वक्त हुआ उसके ऊपर तो खैर बहुत लंबी एक बहस हो सकती है कि वो क्यों हुआ और किस हद तक मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख के अंदर, देखिए पावर गेम तो हर वक्त होती है, और मैं समझता हूँ कि जो जितने भी एस्पायर करने वाले अफसरान होते हैं या एस्पिरेंट्स कहते हैं, वो हर एक का दिल होता है, और मैं समझता हूँ हर कोई डिज़र्व करता है जो इतना डेकोरेटेड हो कि वो पाकिस्तान की फ़ौज की कमांड संभाल सके। लेकिन बदकिस्मती से जो पिछले साल हुआ उसने तो चूल्हे ही हिला दी बहुत सी चीज़ों की, और मैं उसके बारे में एक केयरफुल असेसमेंट लिख भी चुका हूँ पिछले साल, और जो कुछ हुआ वो अब सबको पता है कि वो क्या क्या था। बड़ी, मैं सिर्फ उस बात को इस पर ख़त्म करूँगा कि बड़ी ऑनरेबल लोगों ने ये सोच लिया था कि वो कुछ ऐसा करेंगे जो नहायत ही डिसऑनरेबल होगा, और उसके शवाहिद अब पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह के पास और पूरी फ़ौज के पास हैं कि वो क्या हो रहा था। अब मसला ये है कि इस वक्त केयर टेकर वाला जो मामला है, देखिए ये बात तो हमें शायद मेरे ख्याल में, मैं इसको बहस तलब अब इसलिए नहीं समझता कि हमने जब एक्सेप्ट कर लिया है कि पाकिस्तान के अंदर, कम से कम मैंने तो किया हुआ है वैसे तक पाकिस्तानी, कि स्टेक भी है उनका, उनकी से भी है और उनकी इंपॉर्टेंस भी है, तो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी तो हर चीज़ के अंदर शामिल रहेगी। अब ये केयर टेकर वाला मामला जो है
तो जो आइन के अंदर लिखा है वो तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस की है। लेकिन राजा रियाज साहब, मुझे राजा रियाज साहब की जात से कोई, मैं बार बार ये कहता हूँ कि वो बड़े अच्छे शरीफ और नफ्स इंसान आपके ख्याल में कोई मुनासिब नाम लेकर गए होंगे वजीर आज़म? मतलब वो उनको जाहिर बात है मुनासिब नाम भी वो लेके गए होंगे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है जो मैं समझ सका हूँ अब तक, वो ये कि पीपल्स पार्टी PMLN इस वक्त उनमें शदीद एतमाद का फुकदान इसलिए है कि हर कोई अपनी इस टर्फ को बड़े जेलसली गार्ड करना चाहता है। वो ये सिक्योर करना चाहते हैं कि भाई ऐसी कोई एनवायरनमेंट पैदा ना हो जिसमें मार्जिन किसी दूसरे के लिए खुल जाए, या फिर ऐसा खुल जाए कि इंतखाबात के अंदर कोई डिले आ जाए। ये कहना बड़ा मुश्किल है या होना बड़ा मुश्किल है कि इनडेफिनिट पीरियड के लिए डिले आ जाए। लिहाजा हर कोई अपना कंट्रोल रखना चाहता है हालात और मामलात के ऊपर। देखिए, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का रोल फॉर दैट मैटर, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने हैं, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ डे टू डे अफेयर देखने और वहां तक लेके जाना है मामलात को। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब वो ट्रस्ट डेफिसिट भी का भी प्रॉब्लम है, एस्टेब्लिशमेंट इटसेल्फ उसकी अहमियत और उसकी जो सालमियत है उससे कोई डिसएग्री नहीं कर सकता। तो प्रॉब्लम यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है कि राजा रियाज साहब के जो नॉमिनीज हैं वो क्या सिर्फ राजा रियाज साहब के या उनके साथ जो अपोजिशन में बैठे हुए 15-20 लोग हैं उनके हैं, या उनके साथ उनके पास जो नाम है उनमें से कोई भी उनका नहीं है और सारे नाम कहीं और से उन्हें दिए गए हैं। और जो फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के नाम है उनमें भी मुझे जो लास्ट असेसमेंट है मेरी, मैं गलत हो सकता हूँ, कि आपस में उनका एग्रीमेंट नहीं है। ये बात फैक्ट है कि मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी सोच है इस हवाले से और जरदारी साहब की अपनी सोच है। ठीक है, उसमें बहुत रिफ्ट नहीं हम कहेंगे, लेकिन डिसएग्रीमेंट का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दूसरी साइड का पे दबाव नज़र आता है कि राजा रियाज साहब के नॉमिनीज जो हैं शायद वही उनको रखा जाएगा, क्योंकि खबर तब बनेगी जब ये 3 दिन वाला जो पीरियड है लीडर ऑफ द हाउस और प्राइम मिनिस्टर वाला ये गुजरेगा और मामला पार्लिमानी कमेटियों में जाएगा। इससे लगेगा ये कि कम अज़ कम ये बात तो एस्टैब्लिश होगी कि देयर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू साइड्स। पार्लिमानी कमेटियां क्या करती हैं वो फिर आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है, अब सर साहब आपकी जानिब आऊंगी। ज़ैगम साहब ने एक बात की कि एक इसरार है जो वहीं पर मौजूद है। आज एक निर्णय आया जब राजा रियाज साहब मिले, वो सादिक संजरानी का था कि वो भी निगरान वजीर आजम की दौड़ में शामिल हो गए। क्या सियासतदान, ये सियासतदान इन्वर्टेड कॉमास में है, सियासतदान वजीर आजम का मुतालबा तस्लीम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा? इन्वर्टेड कॉमा से क्या मुराद है? मतलब है इनका फोकस है ना सियासतदान। तो आज एक नाम सादिक संजरानी का आया है, अब वो एक सियासतदान ही है, सेनेट को लीड कर रहे हैं इतने सालों से। नहीं, लेकिन वो टेक्नोक्रेट नहीं है ना, सियासतदान तो है ना। टेक्नोक्रेट भी होगा, सियासतदान भी होगा। अच्छा, दोनों इकट्ठी हैं। जिस तरह के वो आपको पता है, मुझे भी पता है। हाँ जी, बिल्कुल इकट्ठी चीज, हाँ इकट्ठी जिसमें ये क्वालिटीज। तो वो फिर वो घर वाली बात है जो ज़ैगम साहब कह रहे हैं, जहां वो कह रहे हैं कि सरार है कि घर में ये कोहदा नहीं आया, ये भी आना चाहिए। ज़ैगम साहब की बात पे ना मुझसे कमेंट लें, आप हमारी लड़ाई ना करवाएं। तो आप ना करें लड़ाई, आप कोई बच्चे हैं कि लड़ाई करें? हाँ, मैं नहीं आपकी ये इफ्तिखार है, मैं सब बच्चे हैं जो लड़ाई कर रहे हैं। कमाल करती हैं आप, किनको बच्चा बना रही हैं आप? देखिए, इशू ये है, मैं उनकी बात का जवाब नहीं दे रहा, लेकिन मैं एक और बात मैं सोच रहा था सब कुछ सुनते हुए कि हम जो तज्जियाकार नुमा लोग हैं ना, हम सोचते बहुत ज़्यादा है। हमें इतना नहीं सोचना चाहिए। इतनी ओवर थिंकिंग जो है वो मेंटल हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छी होती, फिजिकल हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छी होती। ये इतना बड़ा मसला है नहीं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने करना क्या है, क्या मतलब वो उसने या तो चला देनी है या न्यूट्रलिटी कौन सी आपको चाहिए उससे जो आप मांग रहे हैं उस। देखें, प्रॉब्लम इस वक्त जो मुल्क में है ना, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, मैं आपको कोई तजिया नहीं कर रहा। इस वक्त मईशत जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे है, इलेक्शन दूसरी प्रायोरिटी पे है, ये मेरी बात याद रखिएगा। और मईशत पे तवज्जो होनी है। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने क्या करना है, उसने इलेक्शन नहीं करवाने, इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं। जो कुछ भी होगा इलेक्शन कमीशन के जरिए, आप अगर उंगली उठाएंगी तो इलेक्शन कमीशन पे उठा सकती हैं या जिनके पास ताकत है उन पे उठा सकती हैं, वज़ीर आज़म पे नहीं उठा पाएंगी। वज़ीर आज़म ने 3 काम करने हैं, मईशत को बेहतर करना है, महंगाई कम करनी है, IMF के साथ जो हमारा मुआहिदा हुआ है उसको कंप्लीट करना है, और तीसरी चीज़ है बैरूनी सरमायाकारी जो होनी है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2G से जिसे कहते हैं, हुकूमतों के दरमियान जो सरमायाकारी होनी है, उनके मुआहिदों पे दस्तखत करने के लिए उनके पास पावर होनी चाहिए थी जो उनको दी गई है। ये होगा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का काम। और उसके TORs, इन TORs के मुताबिक CVs चेक किए जा रहे हैं
और फैसला कहीं ना कहीं हो चुका है। जो आपको ये नजर आ रहा है ना, ये देखें सियासत क्या है। सियासत ये है कि आप एक टेबल पे बैठे हैं और आप कहते हैं मेरा ये हक है, मेरा ये हक है, दूसरी पार्टी कहती है मेरा ये हक है, हमारी आवाम का ये हक है। उसमें निगोशिएट होता है कि हमें ये दे दें, हमें वो दे। ये निगोशिएशंस हो रही, सियासी आप समझ लें कि अदला बदली हो रही है कुछ चीज़ों पे, और उसमें दो पार्टीज बड़ी जो हैं, वो मुनीब साहब की बात ठीक है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी में कुछ चीज़ें तय होनी है, ये उनके नुमाइंदे हैं, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो अपनी पार्टी के हेड से हर कोई इंस्ट्रक्शन ले रहा है तो ये भी पार्टी को मजबूत करने की तरफ एक कदम है, जिसको मेरा ख्याल है कि हम सब सपोर्ट कर रहे हैं और करना भी चाहिए। ठीक है इफ्तिखार साहब, ये सियासी अदला बदली हो रही है और निगरान वजीर आजम की प्रायोरिटी मईशत मईशत और मईशत होगी, क्योंकि इसी के ऊपर फोकस है। तो ये फैसला इसी मुलाकात में जो कल और परसों में होती है आपके ख्याल में हो जाएगा, पार्लिमानी कमेटी से होता है, इलेक्शन कमीशन तक जाएगा, कैसे देख रहे हैं? हालात और मामलात पर कंट्रोल रखना सियासी जमातों का काम है और इसके लिए वो इस सारी खेल में मौजूद हैं। आइन में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक जो फैसला भी होगा वो दुरुस्त फैसला होगा। आइन में ये लिखा हुआ है कि ऐसे मसाइल जब आएंगे तो फिर पार्लियामानी पार्टी के पास जाएगा, फिर उससे आगे जाएगा। उनको लिखने वालों को अंदाज़ा था कि ऐसी सूरत पैदा हो सकती है, उनको ये नहीं पता था कि हमारी टेबल पे इस किस्म के नाम ज़ेर बहस आएंगे, लेकिन उनको अंदाज़ा ज़रूर था कि सियासी मामलात में ये उलझाव आ सकता है, इसलिए उसके लिए उन्होंने रास्ता खोले रखा है। तो हम पता नहीं इतने क्यों इन्वॉल्व अपने आप को कर लिए हैं, जैसे कि कोई हमारी महंगाई ख़त्म होने लगी है, कोई हमारे लिए सहूलत आने लगी है और वो सहूलत किसने रोक ली और हम उसके खिलाफ नारे मार रहे हैं। ये होगा, ये प्रोसेस है, ये चलने दें। ये जो बात कही जा रही है कि वो इक़्तिसादी माहिर होना चाहिए और सियासतदान भी होना चाहिए, और जिस तरह हमारे एक दोस्त ने कहा कि ख़ानदान की ख्वाहिश है कि निगरान वज़ीर आज़म भी उसका हो। जैसा मैंने कहा कि हालात और मामलात पर कंट्रोल रखना सियासी जमातों का काम है और उनको ये करना है, लेकिन मुझे खदशा नज़र आ रहा है सारी खेल में। मुझे इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, जो मेरे लिए इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल होगी और इससे मुल्क और बहुत सारी मुश्किलात का सामना करेगा। मैं इससे बचना चाहता हूँ। इलेक्शन बहरहाल सेनेट के ख़ात्मे से पहले मार्च से पहले करवा लिए जाएं, तब उलझन नहीं होगी। अगर इस किस्म के प्रोसेस को सालों पर मुहित करने की कोशिश की गई तो बहुत ख़राबियाँ जन्म लेंगे, जिनका फिर आईनी हमारे पास रास्ता भी नहीं होगा, और जो बहुत ख़तरनाक बात है, क्योंकि अगर आईनी रास्ते बंद हो गए और ये बंद करने में हम सब फरीक बने रहे तो फिर हम किसी को कल मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकेंगे। ठीक है ज़ैगम साहब, ये ज़रा कमेंट कीजिएगा। दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ आए। एक इफ्तिखार साहब ने कहा कि मार्च से पहले इलेक्शन की तरफ ज़रूर बढ़ जाना चाहिए, आईनी रास्ते बंद हो जाएंगे। एक ऊपर सार साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा टॉप प्रायोरिटी मईशत है और ऑब्वियसली मईशत प्रायोरिटी होनी ही चाहिए, हम जहाँ खड़े हैं इस वक्त। इलेक्शन सेकेंड प्रायोरिटी है। आपके ख्याल में रास्ते निकल आएंगे, मईशत को फोकस रखकर निगरान हुकूमत आगे बढ़ेगी? आप भी देख रहे हैं कि इलेक्शन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है? मैं समझता हूँ कि मईशत का सियासी इस्तेहकाम से और सियासी सर्टेनिटी से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। जिस तरह की बेयकीनी इस वक्त फैलाई जा रही है वो मईशत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। और जो मार्च की भी बात है, मैं तो कबूल करने को तैयार नहीं हूँ। मैं जिस आइन को मानता हूँ वो तो कहता है कि जब असम्बली मुद्दत पूरी करे तो 30 दिन के बाद इलेक्शन कराओ। 90 वो तब कहता है जब स्नैप आपको कोई ज़रूरत पड़ जाए, कि पहले असम्बली तोड़नी पड़ जाए। ये मैं अर्ज करूं वो बददियांती है, 90 दिन की बददियांती है कि आप 2 दिन पहले आप तोड़ दें असम्बली और फिर 90 दिन को इस्तेमाल करें। वो स्नैप इलेक्शन के लिए है। और चे जाए कि आप ये काम करने लगे हैं कि इंतहाई बददियांती से मार्च या उससे आगे ले जाने लगे हैं। मार्च पे ले गए तो फिर अगला मार्च भी आ सकता है, फिर उससे अगला मार्च भी आ सकता है। आइन को तो इन अबेंस रख दिया गया है ना। ये इंतहाई नुकसानदेह ट्रेंड है। जिस वक्त सूबाई असम्बलियों के साथ ये खेल खेला गया था उसी वक्त नज़र आ रहा था कि ये खेल रुकने वाला नहीं है। अब पाकिस्तान के इलेक्शन मुस्तकिलन शकूक का शिकार रहेंगे। अब हर इलेक्शन के साथ ये होगा, और अब जमहूरियत के साथ ये होगा, अब आइन के साथ ये होगा, और ये होने लगा है। और ये चीज़ मईशत से जुड़ी हुई है। आप कौन सा जुगादरी लेकर आ जाएंगे जो बड़ा कमाल दिखा देगा? कौन सा टेक्नोक्रेट है जो पहले आजमाया हुआ नहीं है? पाकिस्तान को स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट चाहिए,
पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाना ज़रूरी है। ये टेक्नोक्रेट के खेल हमने बहुत देखे हैं, ठीक, उससे पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। वज़ीर आज़म का ओहदा सियासी ओहदा है, उसने पूरे मुल्क को चलाना होता है। उसके नीचे वज़ीर ख़ारजा होता है, वज़ीर ख़जाना होता है। वज़ीर ख़जाना का माहिर इक़्तिसादियात होना ज़रूरी है, दुरुस्त, जो वज़ीर आज़म के अंडर काम करे और मईशत को ठीक करे। यहाँ पे पूरा खेल ही उल्टा कर दिया गया। दुरुस्त है, दुरुस्त है। एक छोटा सा कमेंट मुनीब साहब, आइन इसमें रास्ते हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे रास्ते निकलते रहे हैं, कोई ना कोई सुकून की बुनियाद पे भी मामला बनते रहे। एक खबर जो आज नज़र से गुजरी, निगरान हुकूमत के दौरानिये में तोसी, जो ऑलरेडी गुफ्तगू में IMF के भी मिलकर काम करने पर अमाद की, मतलब उनको भी एतराज़ नहीं है, जो उनके पहले बहुत से कंसर्न्स थे, अब इख्तियारात दे दिए गए हैं। स्मूथली मामला अगर आगे पीछे जाते हैं, जैगम साहब के पॉइंट पर पॉइंट जा रही हूँ, निकल आएगा रास्ता कोई ना कोई। देखिए, मैं समझता हूँ कि मुझे इसमें कोई तुक समझ नहीं आता, अनलेस के आपके पास एक जेन्युइन रीजन हो कि ये डिजिटल हल्का बंदियां करनी है, जो कि मैं बार बार कहता हूँ कि दिसंबर 2022 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह चुके हैं कि डिजिटल हल्का बंदियों में 6 महीने लगेंगे। मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत से लोग ये भी कहते हैं बड़ा काम इलेक्शन कमीशन ने किया भी है। अगर तो क्योंकि अब 90 दिन के अंदर इंतखाबात ड्यू हैं, अगर तो होना है, काम हो चुका है, तो फिर तो 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। वी आर टॉकिंग अबाउट नवंबर। अगर नहीं है तो फिर हमें इलेक्शन कमीशन एक सर्टेन डेट देगा, और अब हर कोई इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहा है कि इलेक्शन कमीशन किस डेट को अनाउंस करेगा एज दी पोलिंग डे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ही डिजिटल हल्का बंदियां करके सब कुछ बताना है और हर एक को इन्फॉर्म करना है कि क्या सूरत हाल है, क्या मामला हैं। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर फॉर दैट मैटर या कोई और उसका मजाज नहीं है, वो मजाज अथॉरिटी नहीं है, ना इलेक्शन कराने की, ना इलेक्शन की डेट देने की। तो इलेक्शन का ऐलान जो होगा, तारीख का देगा इलेक्शन कमीशन। देखना यह है कि निगरान वजीर आजम का नाम क्या कायदे ऐवान अब तो नहीं रहे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और अपोजिशन लीडर वो दे पाएंगे, या यहाँ भी मामला इलेक्शन कमीशन के दरवाजे तक जाएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।